नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती आभा त्रिपाठी समाजशास्त्र में प्राध्यापक हूँ। अभी वर्तमान में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाविद्यालय सरगांव जिला मुंगेली में प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को बीए भाग 1 यूनिफाइड समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट हिस्से के बारे में बताऊंगी। समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं प्रकृति। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है, समाज से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसके बावजूद समाज के बारे में सोचना उसने बहुत बाद में प्रारंभ किया। व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सभी जीवों में। उसकी सर्वश्रेष्ठता केवल इस कारण नहीं है कि उसकी शारीरिक बनावट अच्छी है या उसके पास बुद्धि ज्यादा है, वो इसलिए भी श्रेष्ठ है कि उसके पास अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति है और अपनी पीढ़ियों के अनुभवों को वो संजोकर मूल्यों, प्रथाओं, परंपराओं के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपता है। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, समाज को हम बहुत कुछ देते हैं। आप स्कूल से महाविद्यालय में आए हैं, आपने इसके पहले समाजशास्त्र नहीं पढ़ा, उसके बावजूद समाज में आप रह रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समाज में रहते हैं, लेकिन अगर आप समाजशास्त्र नहीं पढ़े तो समाज के हिस्सों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उन हिस्सों के बारे में एक आम बोलचाल या धारणा के आधार पर जानते हैं। समाज में जाति, विवाह, परिवार, धर्म, मूल्य, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां, समुदाय, समिति, संस्था जैसी अनगिनत इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं। तो जब मानव को ये महसूस हुआ, उसकी अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी, तो सबसे पहले तो उसने प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया, क्योंकि उसके प्रति उसका ध्यान पहले आकर्षित हुआ। तो प्राकृतिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। फिर सामाजिक विज्ञानों की ओर जिज्ञासा उसकी बढ़ी। तो आर्थिक क्रियाओं का, राजनीतिक क्रियाओं का, भौगोलिक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि आदि में किया जाने लगा। फिर उसको ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। भिन्न भिन्न हिस्सों या टुकड़ों का अध्ययन करने वाले तो भिन्न भिन्न विज्ञान है, लेकिन कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो समाज से ही जुड़ी हुई है ना। अगर जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, किसी की भी हम बात करें, ये सारी क्रियाएं समाज में ही घटित होती हैं, समाज के ही हिस्से हैं, समाज का ही अंग है। तो एक ऐसा विज्ञान भी होना चाहिए जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। तब समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता महसूस हुई और सबसे पहले अगस्त काम्ट, फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र को जन्म दिया। समाजशास्त्र का नाम इसे बाद में पड़ा, लेकिन समाजशास्त्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए, चूंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। बाकी विज्ञान चूंकि पहले से विकसित हो चुके थे, इसलिए वो विकास में आगे बढ़ चुके थे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति चूंकि बाद में हुई, तो वो थोड़ा उन विज्ञानों की तुलना में पीछे था। बाद में विकसित हुआ और विकसित हो रहा है। तो निश्चित है, जब भी कोई नया विज्ञान होता है तो उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार होते हैं। सबसे पहले तो हम समाजशास्त्र का अर्थ देखते हैं। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ है समाज। दूसरा अर्थ है लोगस, ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। इस प्रकार बच्चों, दोनों का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। चूंकि ये एक नया विज्ञान है, नए विज्ञान को होने के कारण या विज्ञान के नए होने के कारण इसकी परिभाषा को लेकर थोड़े से मतभेद हैं। वर्ग हैं अलग अलग जो ये कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र को परिभाषित करते समय इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा वर्ग कहता है नहीं, इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हम प्रत्येक वर्ग में से कोशिश करेंगे कि एक एक परिभाषा कम से कम देखें। सबसे पहले हम देखते हैं वो वर्ग जो ये मानता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वर्ग ने एक छोटी सी परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। हर विज्ञान
अपने नाम के आधार पर उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का, या जीव विज्ञान जीवों का और उनकी गतिविधियों का, उनकी क्रियाओं का, उनकी जन्म उत्पत्ति मृत्यु तक की संरचना और गतिविधियों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र भी समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ये एक पहला वर्ग कहता है। दूसरा वर्ग का दृष्टिकोण भिन्न है। दूसरा वर्ग समाज में सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है। पूरे समाजशास्त्र को पढ़ते समय हम इस सामाजिक संबंधों की चर्चा बार बार करेंगे, क्योंकि पूरा समाज शास्त्र और पूरा समाज इन्हीं सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। इसमें एक प्रमुख परिभाषा देखते हैं मेकाइवर एवं पेज की। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। मतलब सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। अब सामाजिक संबंध क्या है? पूरे समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण मूल आधार है समाजशास्त्र का। जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से मिलता है, बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, उनके बीच क्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है और उनके बीच संबंध निर्मित होते हैं। वो संबंध अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर वो एक दूसरे के साथ सुख दुख की अनुभूति करता है। दूसरे से बात करना उसको अच्छा या बुरा लगता है, दूसरे की चिंता होती है, दूसरे की फिक्र होती है, या अच्छा या बुरा जो भी सोचता है वो। यही सब सामाजिक संबंध है, जब हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का द्वितीय वर्ग ये मानता है कि सामाजिक संबंधों के इसी स्वरूप का जो विज्ञान अध्ययन करे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, उसको समाजशास्त्र कहना चाहिए। तीसरा विज्ञान है, तीसरा वर्ग है जो ये कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है, जिसमें मैक्स वेबर की परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराता है। क्रियाएं महत्वपूर्ण है, सामाजिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। तीनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रिया नहीं होगी तो संबंध नहीं बनेंगे। सामाजिक क्रिया क्या है? मैंने पहले ही कहा कि हम कोई निर्जीव प्राणी नहीं, हम सजीव प्राणी हैं। और सजीव प्राणी है तो एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने से संबंध अच्छे या बुरे कुछ भी होंगे, बात आगे बढ़ेगी। इस प्रकार अंतःक्रिया होती है, क्रिया होती है, इससे सामाजिक संबंध बनते हैं। वो सामाजिक संबंध अच्छे या बुरे जो भी हों, तब जाकर एक समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्रिया महत्वपूर्ण है, व्यवहार कहते हैं। सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण है, मेकाइवर पेश कहते हैं। समाज महत्वपूर्ण है, वाक कहते हैं। और भी बहुत सारे इनके समर्थक है। इन वर्गों में एक एक परिभाषाएं हमने देखी। तो सम्मिलित रूप से हम ये देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति होगा, बातचीत करेगा तो क्रिया होगी, अंतःक्रिया होगी, पारस्परिक संबंध बनेंगे। पारस्परिक संबंध बनेंगे तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो समाज समाजशास्त्र का ही हिस्सा है। इस संपूर्ण समाज का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इस समाज की विभिन्न अंगों या गतिविधियों का जो अन्य निर्माणक इकाइयां, उनका समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? हर विज्ञान के कुछ हिस्से होते हैं जिनका अध्ययन किस सीमा तक अध्ययन किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि आप लोग विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु या अध्ययन वस्तु में कंफ्यूज होते हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम विषय वस्तु कहते हैं तो सामग्री, जब क्षेत्र कहते हैं तो सीमा। मान लो आपका जो भी महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय की एक बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल क्षेत्र हो गया। ये उदाहरण मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। उस महाविद्यालय में जो जो विषय पढ़ाए जाते हैं
वो वस्तु हो गई। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे तो आप अध्ययन वस्तु और क्षेत्र में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा में आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए, क्षेत्र पूछा जाए तो वस्तु लिखते हैं, वस्तु पूछा जाए तो क्षेत्र लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की, किस सीमा तक समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। इसको लेकर भी पहले भी कहा कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, और नए विज्ञान होने के नाते अलग अलग वर्ग हैं, क्योंकि एक वर्ग की बात से दूसरा वर्ग सहमत नहीं होता, दूसरे वर्ग की बात से पहला वर्ग सहमत नहीं होता। तो हम यहाँ भी दोनों वर्गों को देखेंगे। पहला वर्ग ये कहता है, पहला वर्ग है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो ये कहता है कि समाजशास्त्र को निश्चित स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। स्वरूप महत्वपूर्ण होते हैं तो उनका अध्ययन किया जाए। इस पहले संप्रदाय के बहुत सारे समर्थक हैं, जॉर्ज सिमेल, पीरकांत, वानविश। जॉर्ज सिमेल का कहना है कि संबंधों के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, समाजशास्त्र को इन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे समाज में आर्थिक संबंध, आर्थिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, भौगोलिक क्रियाएं, ऐतिहासिक क्रियाएं या ऐतिहासिक संबंध, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो इनके भिन्न भिन्न जो स्वरूप है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इनका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज सिमेल का कहना है। वीरकांत का कहना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि सारे संबंध सामाजिक संबंधों से जो शुरू होते हैं, इसलिए इनका जो मूल आधार है सामाजिक संबंध, उनका अध्ययन किया जाए। सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे या बुरे, जिस प्रकार के भी संबंध है, उनका अध्ययन किया जाए। वैसे ही मानसिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं वानविश। तो ये पहला वर्ग ये मानता है कि जिसको हम स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, इसका ये कहना है कि संपूर्ण समाज का अगर हम अध्ययन करने लगे, संपूर्ण समाजशास्त्र की सामग्रियों का हम अगर अध्ययन करने लगे, तो हम शायद किसी का भी अध्ययन ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा कोर्स होगा तो आप पूरे कोर्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। हाँ, कोर्स लिमिट एक तय कर दी जाए, जैसे आप फर्स्ट ईयर में भी समाजशास्त्र पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में भी समाजशास्त्र पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे, एमए में भी पढ़ेंगे, उसके बाद भी समाजशास्त्र में बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह जाएगा। बहुत बृहद है समाजशास्त्र, पर सब एक साथ पढ़ने दे दिया जाए तो हम किसी को भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते। स्वरूपात्मक संप्रदाय यही कहता है कि हम पूरे का अध्ययन जब अच्छे से नहीं कर सकते तो हमको कुछ स्वरूपों को छांट लेना चाहिए, केवल इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इस पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय की हम अगर कुछ विशेषताओं को देखें जो अलग अलग विद्वानों ने बताया, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत या वानविश वगैरह ने जो कुछ भी बताया, कि स्वरूपात्मक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। विशेष विज्ञान इसलिए है क्योंकि वो सबका अध्ययन नहीं करता, कुछ खास चीजों का अध्ययन, विशेष चीजों का अध्ययन करता है, चाहे वो मानसिक संबंध स्वरूप हो, चाहे सामाजिक स्वरूप हो, चाहे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो, उनका अध्ययन कर रहा हो। तो ये विशेष विज्ञान है। दूसरा, ये सब में बाकी विज्ञानों के समान आश्रित नहीं होगा, ये अपने कुछ खास स्वरूपों को चुनकर उसका अध्ययन करेगा। ये इसकी अपनी विशिष्ट सामग्री होगी, सीमित क्षेत्र होगा, बहुत ज्यादा सामग्री नहीं होगी। जब छठे छठाए स्वरूपों का अध्ययन करेगा तो सामग्री कम होगी, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता है, इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से पद्धतियां हो सकती है और वो उसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से विवेचना कर सकता है। तो दूसरे विज्ञानों के साथ आश्रितता भी नहीं होगी, इसकी अपनी पद्धति होगी, इसका सीमा क्षेत्र संकुचित होगा, ये विशिष्ट विज्ञान होगा और इस प्रकार इसकी अपनी अलग एक पहचान होगी। तो पहला संप्रदाय क्या था? स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसको विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसका यह मानना है कि संपूर्ण समाज में हम पूरे समाजशास्त्र में सारी चीजों का अध्ययन करें, संपूर्ण समाज का अध्ययन करें, हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम किसी का भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमको उनमें से कुछ खास को छांट कर उसका अध्ययन करना चाहिए। ये निष्कर्ष है पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय का। इसकी आलोचना दूसरा संप्रदाय करता है क्योंकि वो इससे सहमत नहीं है। आलोचना करके ये क्या कहता है कि आप कैसे जानेंगे कि कौन से विशिष्ट स्वरूप हैं? जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है या एमबीबीएस करता है तो पहले वो शरीर की पूरी संरचना समझता है। शरीर की पूरी संरचना समझने के बाद आगे चलकर फिर वो आंख का, कान का या नाक गले का डॉक्टर बनता है। लेकिन पहले पूरे स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है।
शरीर के, उसी प्रकार विशिष्ट स्वरूप कौन से हैं इसको समझने के लिए पूरे समाज को समझना जरूरी होगा। तो हम पहले से कैसे तय कर पाएंगे बिना जाने, बिना समझे कि विशिष्ट क्या है। तो ये पहला संप्रदाय गलत है, इसका निर्णय सही नहीं है। दूसरी आलोचना ये कहकर की जाती है कि अगर ऐसा ही करना था तो पहले से दूसरे संप्रदाय तो हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला अर्थशास्त्र, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला राजनीति शास्त्र, ऐतिहासिक गतिविधि या घटनाओं का अध्ययन करने वाला इतिहास, भौगोलिक दशाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, प्रकृति, मौसम का अध्ययन करने वाला विज्ञान, भूगोल। तो जब पहले से ही ऐसे हैं तो समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता थी। समाजशास्त्र की आवश्यकता तो इस बात को लेकर ही महसूस हुई कि संपूर्ण विज्ञानों का, संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कोई भी नहीं है। इसलिए तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसको संपूर्ण विज्ञान का ही अध्ययन करना चाहिए। कुछ खास स्वरूपों का अध्ययन करके छोड़ दिया जाए तो इसमें और बाकी में क्या फर्क रहा, फिर इसकी जरूरत ही क्या है। बाकी हिस्सों का तो हम बाकी विज्ञानों में अध्ययन करते ही हैं। इस बात से सहमत नहीं है। तीसरा, हर विज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन कर लेंगे और हमारा अध्ययन संपूर्ण होगा। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि हम खास स्वरूपों का अध्ययन कर लेंगे, बाकी के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी चीज को के मूल को समझने के लिए उसके इतिहास को हमको जानना होता है। इतिहास को प्रभावित करने में आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास को घटित करने में या इतिहास में सफल या असफल होने में भौगोलिक दशाओं का भी योगदान होता है। तो कैसे हम किसी चीज के महत्व को नकार सकते हैं और ये मानते हैं ये पृथक विज्ञान होगा, ये स्वतंत्र विज्ञान होगा, ये विशिष्ट विज्ञान होगा। ऐसा सारा कुछ मानना गलत है। ऐसा द्वितीय संप्रदाय वाले इसकी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस बात का खंडन किया कि नहीं, हमको खास स्वरूपों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमको समाज के विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन पर ही आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता इसीलिए हुई कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय का ये मानना है, नाम ही देखिए समन्वयात्मक, सभी विज्ञानों का समन्वय कर लिया जाए। चूंकि ये पहले वर्ग से सहमत नहीं है जो कि स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक है, वो उसकी आलोचना इस आधार पर करता है ये वर्ग कि वो विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन कर दे रहे हैं और बाकी को छोड़ दे रहे हैं। तो ये संप्रदाय ये कहता है कि हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई ऐसे विज्ञान तो है ही नहीं जो संपूर्ण का अध्ययन करें। कुछ ने कुछ का अध्ययन कर लिया, कुछ ने कुछ का अध्ययन कर लिया, कुछ ने कुछ का अध्ययन कर लिया, लेकिन जो कुछ कुछ छुटा हुआ है उसका अध्ययन करने वाले तो कोई विज्ञान नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का, संपूर्ण तथ्यों का, संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे समर्थक हैं, जिन्सवर्ग, हाउस, सोरोकिन, दुर्खीम। दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक समाज में सामाजिक तथ्य होते हैं जो सामूहिक प्रतिनिधानों के आधार पर निर्मित होते हैं। तो ऐसे तथ्य जिसके द्वारा उस समाज की पहचान बनी होती है, पहचाना जाता है, जाना जाता है वो समाज, उसका अध्ययन करना चाहिए समाजशास्त्र को। उन स्वरूपों, उन सभी तथ्यों के समन्वयात्मक स्वरूप का समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। हाउस ये कहते हैं कि कुछ प्रचलित अवधारणाएं प्रत्येक समाज में होती हैं। उन प्रचलित अवधारणाओं का, उन क्रियाओं का, उन मान्यताओं का या मूल्यों को समाजशास्त्र को अध्ययन। सभी विज्ञानों में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं, विविधता भले ही दिखाई दे पर कुछ सामान्य तत्व होते हैं। ऐसे सामान्य या सार तत्वों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, ये हाउस का कहना है। उसके साथ साथ ही हम सोरोकिन को देखेंगे। सोरोकिन का कहना है कि कुछ मूलभूत बातें प्रत्येक विज्ञान में होती हैं। इन्हीं मूलभूत बातों का, जो अर्थशास्त्र में भी होंगी, राजनीति शास्त्र में भी होंगी, इतिहास में भी होंगी, मनोविज्ञान में होगी, बाकी विज्ञानों में भी होंगी, तो उन मूलभूत बातों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। हम ऐसे विज्ञानों का अध्ययन करें, उनके बीच के ऐसे मूल या सामान्य तत्वों का पता लगाएं और उनका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करें, ये समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समन्वयात्मक संप्रदाय, हाउस या जिन्सवर्ग, इन सब का ये मानना है कि समाज में विभिन्न विज्ञानों के समन्वय, उनकी पद्धति, उनके सिद्धांतों का सम्मिलित रूप से अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। चूंकि पहले वर्ग
की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी कि वो द्वितीय वर्ग से सहमत नहीं था। द्वितीय वर्ग की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि वो पहले वर्ग से सहमत, दोनों वर्ग ही अलग अलग थे क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। तो इस वर्ग की आलोचना, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना समन्वयात्मक ने की। निश्चित है समन्वयात्मक से स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग जो हैं वो सहमत नहीं, तो वो भी इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना का पहला कारण ये होता है, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों ने किया है, कि ऐसा करने से समाजशास्त्र एक खिचड़ी विज्ञान बन जाएगा। अगर उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान सारी चीजों का अध्ययन किया जाने लगा तो इसका पृथक अस्तित्व क्या रह जाएगा। इन सारी चीजों का तो बल्कि अच्छे से अध्ययन भिन्न भिन्न विज्ञानों में किया जाता है, क्योंकि वो केवल एक एक पक्ष या एक एक हिस्से का अध्ययन करते हैं। और ये सबका मिला के करेगा तो ये खिचड़ी हो जाएगा। जैसे सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाए खिचड़ी होती है, वैसे ही यहाँ मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, किसी भी चीज का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएगा। दूसरी आलोचना इस बात पर की जाती है कि ये आश्रित हो जाएगा, क्योंकि उसको अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना है, राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करना है, इतिहास का भी अध्ययन करना है, भूगोल की भी कुछ चीजों का अध्ययन करना है, या मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, जिन चीजों को भी लेना है उनका अध्ययन करना है। तो इसकी आश्रितता जितने विज्ञानों को अपने में शामिल करेगा उतनी बढ़ती जाएगी, तो आश्रित विज्ञान हो जाएगा। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ इसको अपनी पद्धतियों को विकसित करने में भी कठिनाइयां होगी। इसकी अपनी कोई पृथक पद्धति नहीं होगी, पृथक सिद्धांत नहीं होंगे, क्योंकि बाकी विज्ञानों को सम्मिलित करने के कारण उनकी प्रवृत्तियों, उनके सिद्धांतों को इसको अपने आप में सम्मिलित करना होगा। तो अध्ययन करने में यहाँ कठिनाई समाजशास्त्र में होगी और फिर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो ये विज्ञान समाजशास्त्र को एक अगली आलोचना ये कहकर की जाती है कि इस आधार पर ये समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान नहीं बनने देते। ऐसे में तो ये समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बनकर रह जाएगा। तो दोनों ही वर्ग हमने देखे। एक वर्ग ये कहता है कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, वो निश्चित स्वरूपों का अध्ययन करे, क्योंकि बाकी का अध्ययन तो पहले ही से बाकी विज्ञान टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, इसलिए इसको केवल विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सबका अध्ययन करेगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। दूसरा वर्ग ये कहता है कि नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में अध्ययन करने वाले विज्ञान तो पहले से ही हैं, सबका कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता है, इसलिए समाजशास्त्र को संपूर्ण का अध्ययन करना चाहिए। यह समन्वयात्मक है। दोनों ने एक दूसरे की आलोचना की, ये भी हमने देख लिया। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि क्या विशिष्ट और क्या सामान्य है, इतना जानने के लिए हमको कम से कम सरसरी तौर पर पूरे समाज को समझना होगा। इसलिए हम पहले पूरे समाज का सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करें और उसमें जो विशिष्ट घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनका विशिष्टात्मक तरीके से अध्ययन करें। तो समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं का जो सामान्य अध्ययन से प्रतीत होती है कि महत्वपूर्ण है, उनका विशिष्ट तरीके से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समन्वयात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय का सम्मिलित रूप से दोनों दृष्टिकोणों का प्रयोग करता है, ताकि उसकी विशिष्टता भी बनी रहे और कुछ तथ्य छूटने भी न पाए। ऐसे तथ्य जो दूसरे विज्ञानों के द्वारा अध्ययन नहीं किए जाते, वो समाजशास्त्र के द्वारा भी किए जाएं। तो स्पष्ट हुआ बच्चों आपको कि दो वर्ग है, दोनों संप्रदाय एक दूसरे की आलोचना करते हैं। चूंकि ये एक नया विज्ञान है, इसलिए निश्चित है कि एक पक्ष दूसरे से सहमत नहीं है, दूसरा पक्ष पहले से सहमत नहीं, दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। पर निष्कर्ष के रूप में हमने देखा कि समाजशास्त्र दोनों चीजों को लेकर चलता है, संपूर्ण का सामान्य तरीके से, और उनमें से जो विशिष्ट लगते हैं सामान्य तरीके से अध्ययन करने से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या विशिष्ट है, उनका विशिष्ट तरीके से अध्ययन करें। तो ये समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र है कि कहाँ तक, किस सीमा तक समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्र को किस सीमा तक अध्ययन करना चाहिए। दो वर्ग हमने देखे, दो संप्रदाय देखे, स्वरूपात्मक, जिसको विशिष्टात्मक भी कहा जाता है, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। दोनों की विचारधाराएं भी देखी, दोनों ने एक दूसरे की आलोचना की, वो भी देखा और निष्कर्ष भी देखा। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आपने देखा, और अब हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब उसकी अध्ययन वस्तु, विषय वस्तु देखेंगे। अभी अध्ययन क्षेत्र और विषय क्षेत्र देखा था, अब अध्ययन वस्तु और विषय वस्तु देखेंगे। किसका अध्ययन करना चाहिए, किस सीमा तक अध्ययन करना चाहिए, अभी हम देख चुके। अब किसका अध्ययन करना चाहिए ये हम देखेंगे। तो समाजशास्त्र में किन किन चीजों का,
किन किन इकाइयों का, किन किन विषयों का, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होने चाहिए, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। डुर्किम के अनुसार, कोरिन्स के अनुसार, जिन्सबर्ग के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तरीके से समाजशास्त्र में जिन जिन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, आप जब समाजशास्त्र आगे पढ़ेंगे, जिन सारी चीजों को आप आगे तक समाजशास्त्र में पढ़ेंगे, वो सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। लेकिन हम एक एक चीजों का नाम नहीं लिख सकते, तो मोटे तौर पर समाज की सामाजिक संरचना, संगठन, व्यवस्था, इन्हीं रूपों में उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो पहला है समाज की सामाजिक संरचना। पूरा समाज बहुत सारी निर्माणक इकाइयों से बना है। इन निर्माणक इकाइयों में जाति, विवाह, परिवार, धर्म भी है। प्रत्येक समाज की एक सामाजिक संरचना होती है। जिस प्रकार शरीर सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना हुआ होता है, उसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के समूह, समिति, समुदाय, संगठन, व्यवस्थाएं, मूल्य, आस्थाएं, ये सब नाड़ी तंत्र के समान होते हैं। तो कुछ समूह होते हैं, कुछ संस्थाएं होती है, कुछ तंत्र होते हैं, कुछ कोशिकाओं और नाड़ी तंत्रों के समान मूल्य, परंपराएं, प्रथाएं होती हैं। तो पहला ये है कि समाजशास्त्र को संपूर्ण सामाजिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, संगठन। समाजशास्त्र को सामाजिक संगठन का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संरचना तो है, पर अगर संगठन नहीं है तो बेकार है। तो हम इनके बीच की व्यवस्था जिस संगठन के फलस्वरूप बनी होती, जाति अपना काम, धर्म अपना काम, विवाह, परिवार, नातेदारी, ये सारे समूह अपने अपने निर्धारित इनके कार्य हैं, उन कार्यों को करते हैं, दूसरे के कार्यों में भी सहयोग देते हैं और अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। इन सब का अध्ययन, ऐसी संगठनात्मक इकाइयों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। सामाजिक व्याधिकी। समाज में बहुत सारी व्याधिकी मतलब रोग, समाज में भी बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बेरोजगारी की समस्या, अपराध, झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण, चोरी डकैती, आवास समस्या, मानसिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, ऐसी अनगिनत बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी व्याधियां, जैसे शरीर में रोग होते हैं, ऐसी समाज में भी ऐसी व्याधियां होती रहती हैं। तो समाजशास्त्र को इन व्याधियों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए, ताकि समय रहते वो इनका निराकरण कर सके। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो पूरी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना बुद्धिमान है उतना ही वो स्वतंत्र रहना चाहता है। अपने अधिकारों के बारे में तो उसको बहुत पता होता है, लेकिन कर्तव्य का संस्था के साथ पालन करना नहीं चाहता। तो जाति, विवाह, परिवार, धर्म, कानून, पुलिस, प्रशासन, ये सारे कुछ ऐसे लिखित, अलिखित, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। इन स्वरूपों का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था तब भी सामाजिक नियंत्रण में था, पढ़ा लिखा है तब भी सामाजिक नियंत्रण में है। तो कुछ लिखित, कुछ अलिखित, कुछ मौखिक, कुछ औपचारिक, कुछ अनौपचारिक स्वरूप सामाजिक नियंत्रण के होते हैं, इनका भी अध्ययन किया जाए। सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीजें मिलकर एक सामाजिक व्यवस्था बनाती हैं। इन सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए समाजशास्त्र को। सामाजिक संस्थाएं, निर्माणक इकाइयों के रूप में मैंने जाति, विवाह, परिवार, धर्म आदि, समुदाय, समिति आदि की बात की। ये सब निर्माणक संस्थाएं हैं, निर्माणक इकाइयां हैं। इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य प्रतिमान की हम बात करें तो प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, जनरीतियां, सारी चीजों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते लेकिन व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार हमारी सभ्यता, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हम इसको किसी किताब में या डायरी में लिख कर नहीं जाते कि आने वाली पीढ़ी दिखेगी, देखेगी, पढ़ेगी और सीख लेगी। ये हम सीखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, वो पीढ़ी फिर अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाती है और अपने अनुभवों को जोड़ती है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र को ऐसे मूल्यों और प्रतिमानों का भी अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रिया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध को महत्वपूर्ण माना। सामाजिक संबंध के लिए सामाजिक क्रिया जरूरी है और व्यक्ति तो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो क्रिया करता ही है। क्रिया से प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया से परिणाम होते हैं।
इस प्रकार समाजशास्त्र को इन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। बिना सामाजिक क्रिया के किसी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है, सहयोगी असहयोगी सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो समाजशास्त्र को इन सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, हम कोई निर्जीव प्राणी नहीं है, सजीव प्राणी है। ऐसे सजीव प्राणी जिसके मूल्य, आस्था, विचार, दृष्टिकोण समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। वो बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए समस्त चीजों के प्रति सचेत और जागरूक रहता है। वो अनगिनत व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनसे प्रभावित होता है, उनको प्रभावित करता है, तो दूसरों का इस पर प्रभाव पड़ता है, इसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। फिर परिस्थितियां, दशाएं, सारी चीजें भी व्यवहार और दृष्टिकोणों में बदलाव लाती हैं। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो परिवर्तन होगा ही। हम आज जो है उसका अध्ययन करके अगर बैठ जाएं तो हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि कल के संदर्भ में 5 साल 10 साल बाद प्रासंगिक ना हो, तो हमको फिर से आगे जानने की जरूरत है। 20 साल पहले संयुक्त परिवार क्या था, आज संयुक्त परिवार क्या है, और 10 साल 20 साल बाद संयुक्त परिवार क्या होगा, विवाह का स्वरूप क्या था, क्या है और क्या होगा, ये समय के साथ साथ सब परिवर्तित कुछ न कुछ थोड़ा होते हैं। तो ऐसी परिवर्तनशीलता का भी हमको समाजशास्त्र में अध्ययन करना चाहिए। कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ अभौतिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन सारे परिवर्तनों का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए। तो ये विषय वस्तु थी समाजशास्त्र को कि इन सामग्रियों का समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। वस्तु मतलब सामग्री कि किन किन चीजों का समाजशास्त्र को अध्ययन करना है। क्षेत्र मतलब सीमा कि कहाँ तक समाजशास्त्र को अध्ययन करना है, जिसमें हमने विशिष्टात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय देखा। तो बच्चों, मैंने जो आपको बताया मुख्यतः समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, यहाँ तक की जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और इसके आधार पर हम उस समाज के बारे में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाजशास्त्र के बारे में जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको नया विषय लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही रोचक विषय है, क्योंकि हम अपने आसपास की उन चीजों के बारे में ज्यादा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हमें लगता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो हम जो कुछ आज हैं अपने समाज की वजह से हैं, और समाज में मूल्य परंपराएं जो भी हैं वो हमारे पूर्वजों की वजह से हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच एक सहयोगी संबंध होता है। व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए हमको अपने समाज के लिए योगदान को समझना चाहिए। और मानव के रूप में अगर हमने जन्म लिया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में हमने जन्म लिया है, तो उसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। दूसरा, समाज का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हम जब पैदा होते हैं तो केवल एक जैविकी प्राणी होते हैं, हमारे बीच कोई श्रेष्ठता नहीं होती। अगर हम जानवरों के बीच में रहेंगे तो जानवरों के ही समान आचरण करेंगे। ये समाज ही है हमें जो एक अच्छा मानवीय तरीके से जीवन यापन करना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जीवन यापन करना, एक सुसभ्य सुसंस्कृत प्राणी बनाना, एक घर, परिवार, समाज, रिश्तेदारी, नातेदारी, मूल्य, परंपराओं के द्वारा होता है। तो इसलिए हमको समाजशास्त्र को समझना जरूरी है। समाज शास्त्र का, समाज का हमारे लिए योगदान समझना जरूरी है, और हम उनमें क्या योगदान दे सकते हैं ये भी हम जान पाएंगे या कर पाएंगे, तो ये हमारे आने वाले कल के लिए बहुत उपयोगी या महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।